चलिए शुरू किया जाए। इंडियन इकोनॉमी से आज दिन की शुरुआत करते हैं। इंडियन इकोनॉमी में हम लोग एक क्लास कर चुके हैं, है ना प्रदीप? लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे, एक रिकॉल कीजिए। इंट्रोडक्शन में जैसे बहुत सारे लोग अभी इकोनॉमिक्स पढ़ने को लेकर ही हैं और वो लास्ट क्लास में नहीं थे, तो एक शॉर्ट समरी मैं आप लोग के सामने रखता हूँ। मैंने जो पहला टॉपिक किया था वो ये था कि अर्थशास्त्र क्या है, ये मैंने चर्चा किया था। फिर मैंने बताया था अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में थोड़ा अंतर है। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था का खंड है वो अर्थशास्त्र नहीं है, वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर आधारित प्रश्न पूछता है। नहीं तो अब अर्थव्यवस्था के कितने लक्षण हो सकते हैं, कितने तरीके से अर्थव्यवस्था को देखा जा सकता है और अलग अलग उसके आधार होते हैं, इसके बारे में मैंने चर्चा की थी। जैसे एक मैंने कहा था खुली अर्थव्यवस्था और मैंने एक बताया था बंद अर्थव्यवस्था। इसका मतलब ये होता है कि वैश्विक संबंध पर आधारित, इंटरनेशनल रिलेशंस पर वैसी अर्थव्यवस्था जो, अच्छा एक बात और, मैंने अर्थव्यवस्था को लेकर आपको स्पष्ट रूप से बताया होगा कि अर्थव्यवस्था अकेले सब प्रयोग नहीं किया जाता है, ये किसी क्षेत्र विशेष के नाम के साथ आता है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था या अमेरिकी अर्थव्यवस्था या ब्रिटिश की अर्थव्यवस्था, इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि कोई ऐसी अर्थव्यवस्था जो दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंधों में इन्वॉल्व हो, जहां एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता हो, और बंद अर्थव्यवस्था जो बाहरी संबंध नहीं रखता हो। दोनों के ही उदाहरण मिलते हैं। जैसे 1950 के बाद जो बहुत सारे देश उपनिवेश थे यूरोप के, वो अपनी व्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था के रूप में पहले सुदृढ़ करते हैं। जैसे चीन 1950 से लेकर 1970 तक बंद अर्थव्यवस्था रखता है, ना ही एक्सपोर्ट ना ही इंपोर्ट, कोई बाहरी चीज़ों को लेकर कोई संबंध नहीं। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि अर्थव्यवस्था को क्या किया जाता है कि इसके आर्थिक विकास के आधार पर इसका 3 वर्ग में विभाजन लिया जाता है ना? विकसित, विकासशील और पिछड़ा। विकासशील एवं पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था या अविकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है। इसमें क्या बताया गया कि जो विकास का कंसेप्ट होता है वो हमेशा से क्या होता है, तुलनात्मक होता है, किसकी तुलना में आप हैं, है ना? तो इस वैश्विक कंसेप्ट में क्या है कि जितने भी व्यवस्था जहाँ पे लोगों की जीवन शैली काफ़ी अच्छी है, जहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, जो विकास के जितने पैमाने हैं उस पे वो काफ़ी अच्छे हैं, तो वो विकसित अर्थव्यवस्था कहलाते हैं, जिसमें अमेरिका या पश्चिम के अधिकतर देश आते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था जो अभी विकास के सभी आयामों को टच नहीं किए हैं, सभी आयामों को प्राप्त नहीं किए हैं, वो अभी विकसित हो रहे हैं। तो इनका सबसे बड़ा समूह क्या था? इनका सबसे बड़ा समूह जो था वो ब्रिक्स कंट्रीज थी। अब ब्रिक्स में और भी कंट्री शामिल हुआ है लेटेस्ट, है ना, जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका को विकासशील अर्थव्यवस्था का समूह कहा गया। अविकसित व्यवस्थाएं ऐसी जहां पे जीवन स्तर, हर जो पैरामीटर्स हैं वो सभी के सभी काफ़ी पीछे हैं, जैसे कि अफ्रीका के बहुत सारे देश, चाड, सूडान या ऐसे देश, सोमाल, ये सारे जो देश हैं वो अविकसित व्यवस्था कहलाते हैं। ठीक है। अर्थव्यवस्था के लक्षण के आधार पर कि वो किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, उसके आधार पर भी इसे 3 हिस्सों में बांटा गया, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था और फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये हम लोगों ने चर्चा किया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर वस्तु के उत्पादन
या उनके वितरण, इन सबों पर निजी अधिकार हो। नहीं, जहाँ की व्यवस्था में मुनाफा कमाना मुख्य मोटिव हो। साम्यवादी अर्थव्यवस्था, जहाँ पर संसाधनों के वितरण एवं उत्पादन पर सरकार का नियंत्रण हो, सबों का बराबर रूप से नियंत्रण हो। इसमें पब्लिक वेलफेयर जो है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे चीन की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भी लक्षण और मिश्रित अर्थव्यवस्था के भी लक्षण नजर आते हैं। फिर हम लोगों ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को देखा था, जो फिर क्या था, 3 हिस्सों में बांटा गया था, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब हुआ जहां कृषि, खनन यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग होता है, उस अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र, जहां पे उनके प्रोसेस होते हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको शामिल किया जाता है। और तीसरा सर्विस सेक्टर को कहा जाता है ना। यही हम लोगों ने पीछे के क्लास में किया था, जिसको मैंने संक्षिप्त रूप से आपके लिए दोहरा दिया, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं आज उनका पहला यहाँ पर मैंने अपीयरेंस देखा। क्लियर है? अब हम लोग आज की क्लास में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो मैंने लास्ट डे आप लोग को चर्चा किया था कि NCERT क्लास 11 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये जो है वो चैप्टर 1 जो GS में इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 1 है वो लगभग पूरा कवर करता है, जिसमें इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण के बारे में बताया जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को हम पहले 2 खंड में बांटेंगे। पहला खंड जो होगा वो स्वतंत्रता के पहले होगा और दूसरा स्वतंत्रता के बाद होगा। स्वतंत्रता के बाद की जो अर्थव्यवस्था होगी वो बहुत विस्तृत होगी। आज हम लोग स्वतंत्रता के पूर्व यानी कि 1947 के पहले और 1947 के बाद, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण कैसे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, अर्थव्यवस्था इतना प्रायोगिक विषय है, इतना प्रायोगिक विषय है कि इसका असर सभी के ऊपर पड़ता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिएगा कि जब भी कोई सरकार बजट पेश करता है, नहीं तो बजट को लेकर जितने भी वर्ग हैं सभी उत्सुक होते हैं, चाहे वो गृहिणी हो, विद्यार्थी हो, छोटे उद्यम करने वाले हों, बड़े स्तर के व्यापारी हों। ये सारे जो मामले हैं ये दर्शाते हैं कि अर्थव्यवस्था या जो ये सब्जेक्ट है वो सबों के लिए कितना बराबर है, कितना उपयोगी है, कितना प्रायोगिक है। अर्थव्यवस्था को लेकर मैंने ये बताया कि इसे अगर हम कुछ शब्दावली या टर्मिनोलॉजी जो अर्थशास्त्र में प्रयोग किए जाते हैं वो भले ही कठिन लगते हों, लेकिन इसका प्रायोगिक स्वरूप काफ़ी सरल है। हम प्रत्येक दिन इससे होकर गुजरते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण जो स्वतंत्रता के पूर्व था। चलिए, क्या आप बता सकते हैं कि 1947 के पहले भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षणों में क्या था? सबसे पहला तो लक्षण ये था कि यहाँ के लोग जो थे अधिकतर गांवों में रहते थे। विलेज बेस्ड इकोनॉमी थी, ग्राम पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। अर्थव्यवस्था ग्राम पर आधारित अर्थव्यवस्था थी, ये लक्षण तो स्पष्ट है। देखो, जब भी आप बड़े स्तर पर किसी भी बड़े प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो तो अलग अलग विषयों की जानकारी को भी आप इसमें जोड़ सकते हो। इससे क्या होता है, इनरिचमेंट बढ़ता है। एक सवाल थोड़ा हिस्ट्री से मैं ले लेता हूँ, चूँकि मैं हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ तो उसकी जानकारी भी यहाँ काम आ जाएगी। और ये टॉपिक का नेचर भी ऐसा है कि मॉडर्न हिस्ट्री से थोड़ा जुड़ा हुआ है या हिस्ट्री के सभी टॉपिक से जुड़ा हुआ है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि वैदिक काल के लोगों की अर्थव्यवस्था
और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था में क्या अंतर था? हाँ, मैं यही सुनना चाह रहा था। हाँ चलिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, है ना, दोनों में अंतर थी। अब आपको समझ में आया होगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मतलब ये हुआ कि कृषि पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। तो अब हम अगला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि आज़ादी की पहले की जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या थी? कृषि पर आधारित थी। और अगर इसी बात को अगर हम डाटा वाइज देखें तो लगभग 85% लोग जो थे, 85% आज़ादी के पहले लोग कृषि पर डिपेंड थे। अगर कृषि मजबूत होगा तो बहुत अच्छा होगा, अगर कृषि कमजोर होगा तो व्यवस्था खराब होगी। अभी हम लोग ये बाद में देखेंगे कि उस समय क्या थी, लेकिन ये लक्षण तो था। चलिए, अब हम ये पूछना चाहते हैं कि उस समय के लोगों का जो रोजगार था, जो अर्थव्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाता है, उस समय के लोगों के लिए जो रोजगार के सृजन थे या काम करने की शैली थी वो कैसी थी? परंपरागत थी, ट्रेडिशनल। क्या था? परंपरागत। परंपरागत का मतलब हुआ कि ऐसा कार्य जो वंशानुगत हो, ऐसा कार्य जो वंशानुगत हो। जैसे लोग कई पीढ़ी से लकड़ी का काम कर रहे हैं, लोग कई पीढ़ी से सब्जी उगा रहे हैं, है ना। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण ऐसा था कि इसमें तकनीक या विज्ञान का समावेश थोड़ा कम था, या फिर जो भी विज्ञान एवं तकनीक का प्रयोग किया जा रहा था वो सिर्फ और सिर्फ जो परंपरागत काम था उसको ही थोड़ा अपग्रेड करने के लिए किया जा रहा था। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है? समस्या जहाँ हो, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो, आप पूछिएगा, क्योंकि मेरी ज्ञान क्या है इससे कोई मायने नहीं रखते हैं। मेरे बताने से आपको कितना फ़ायदा होता है ये। और मैं इकोनॉमिक्स को लेकर मेरा अनुभव रहा है कि जैसे जैसे ये थोड़ा आगे बढ़ता है ना तो इसकी टर्मिनोलॉजी को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम होता है ये काफ़ी प्रायोगिक विषय, लेकिन इसके बावजूद इसकी शब्दावलियाँ ना थोड़े लोगों को परेशान करती हैं। और मैं ये मानकर चलता हूँ कि भले आपकी पृष्ठभूमि इकोनॉमिक्स की रही है या नहीं रही है, लेकिन आप इकोनॉमिक्स को प्रत्येक दिन जीते हैं, इस बात से आप इनकार नहीं कीजिए। जिस दिन ये हो जाएगा आपके लिए विषय काफ़ी प्रायोगिक हो जाएगा और जैसे ही रिलेट करने लगेगा काफ़ी आसान हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा था ये परंपरागत था और क्या था? वंशानुगत था। परंपरागत था और वंशानुगत था। क्या क्या कार्य किया जाता था? तो जैसे रेशम के वस्त्र, सूती वस्त्र, यहाँ पर कुछ कला विशेष जैसे मूर्ति कला नहीं, विशेष क्राफ्ट जो था, या फिर आपको कहा जा सकता है कि कुछ आभूषण, ये जो चीज़ें हैं ना यहाँ पर हो रही थी। परंपरागत रूप से लोग इसमें इन्वॉल्व थे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि ऐसा क्यों था कि यहाँ पे रेशम से जुड़ा हुआ सूती वस्त्र या कला या आभूषण से जुड़ा हुआ लोग ही कार्य करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक विशेषता थी इस तरीके के कार्य को अपनाने में मदद करती थी। यहाँ पे रेशम का उत्पादन हो रहा है, सूती वस्त्र का उत्पादन हो रहा है। अगर आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा पहले से पढ़े होंगे या पढ़ ही रहे हैं तो उसमें एक टॉपिक मिलेगा कि अंग्रेज़ों के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण यह था कि भारत में जो सूती वस्त्र बनाए जाते थे, जो हैंडमेड होते थे, जो एक्सक्लूसिवनेस का एहसास कराते थे, ये जो कार्य होता था वो क्या होता था कि उसकी पूछ या उसका जो एक्सेप्टेंस था वो ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा था। और इतना ज़्यादा था कि कंपनी के दबाव में आकर ब्रिटिश पार्लियामेंट ऐसे रूल्स को बनाता है कि यहाँ से यदि कोई सामान जाए तो उसके ऊपर हेवी टैक्स लगाया जाए ताकि उसका मूल्य बढ़ जाए, है ना। ये आपको मैं बताऊं, ये ऐसा होता था। यहाँ की जो मूर्ति कला थी वो काफ़ी बेहतर थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस हमारे सामने नज़र आते हैं। और स्थिति क्या थी? विदेशी व्यापार को लेकर देखा जाए,
हालांकि मैं ये कह रहा हूं कि 1947 के पहले अलग अलग फेज में भारतीय अर्थव्यवस्था का एक्सपोजर दुनिया के सामने थोड़ा अलग अलग दृष्टिकोण से था। फिर भी हालात ऐसे थे कि यहाँ पर आयात कम होता था, बाहर से चीज़ें कम खरीदी जाती थीं। बाहर से चीज़ें कम खरीदने के बहुत सारे कारण थे। यहाँ की लोगों की जो उस समय की ज़रूरतें थी वो यहीं पूरी हो जाती थी, और निर्यात ज़्यादा होता था। क्या होता था? निर्यात ज़्यादा होता था। भारतीय अर्थव्यवस्था में आज़ादी के पहले सामान्यतः ऐसा दृष्टिकोण देखा गया कि आयात कम होता था और निर्यात क्या होता था? ज़्यादा होता था। और निर्यात की वस्तु क्या थी? निर्यात की वस्तु में यहाँ की कृषि उत्पाद होते थे, जैसे नील। एक बार यूपीएससी ने ये सवाल पूछ लिया था। मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी करो, लेकिन आपके स्टडी टेबल पे जो सबसे पहली पुस्तक होनी चाहिए वो क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए। किसी टॉपिक से सवाल कैसा पूछा जा सकता है, ये बात आपको क्वेश्चन बैंक के माध्यम से ही पता चलेगा। तो सिर्फ आज की क्लास से मैं आपको कहता हूं कि कम से कम 8 से 10 सवाल जो यूपीपीसीएस को लेकर या यूपीएससी को लेकर या बीपीएससी को लेकर बनेगा। 8 से 10 सवाल सिर्फ आज के क्लास से, है ना। आप चाहो तो क्वेश्चन बैंक इसके बाद आप जाकर प्रयास करो, ठीक है। पहला, यहाँ पर क्या क्या ऐसे उत्पाद थे जो होते थे? नील का निर्यात होता था, मसालों का निर्यात होता था, और सूती वस्त्र का निर्यात होता था, है ना। आपको मैं बताऊं कि मसाले जो होते थे ना, उसमें बहुत सारे ऐसे मसाले थे जिसकी प्रयोग मेडिसिनल वैल्यू के रूप में थी, जिसकी प्रॉपर्टी मेडिसिनल थी, जैसे ब्लैक पेपर, काली मिर्च जिसे कहते हैं। काली मिर्च को इंडियन एंशियंट टेक्स्ट में यवन प्रिय भी कहा गया था। आप लोग पढ़े होंगे। यवन किसके लिए? ग्रीक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ग्रीक जो थे ना, वो काली मिर्च को बहुत ज्यादा खरीदते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कहा जाता है कि काली मिर्च की कीमतें सोना के बराबर थी, गोल्ड के बराबर थी। क्यों? क्योंकि इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी थी, है ना। और उस समय आज की भांति आपके पास जो दवाइयां हैं उतने विकल्प मौजूद नहीं थे, तो आपको आयुर्वेदिक रूप से जो चीज़ें उपलब्ध थी उसी पर निर्भरता थी, ठीक है। तो नील, मसाले, सूती वस्त्र, इन चीज़ों का या विशेष प्रकार के कुछ क्राफ्ट हुए, इनका निर्यात किया जाता था। यहाँ तक स्पष्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत थी और किस तरीके से ये डिटोरिएट हुई। जैसे आयात और निर्यात को लेकर ही देखें, आयात और निर्यात को लेकर ही देखें, अलग अलग सेंचुरीज में, जैसे कि 1800 टू 1900, थोड़ा सा और पहले से लेते हैं। थोड़ा सा और पहले से लेते हैं। मैं ये लेता हूं 1600 टू 1700, 16वीं शताब्दी, 1700 टू 1800, और फिर 1800 टू 1900। एक और मैं ले लेता हूं 1900 टू 2000, 400 साल। और इसके माध्यम से जानने का प्रयास कीजिए कि पूरे वर्ल्ड जीडीपी में, मैं ये कह रहा हूं कि पूरी वर्ल्ड जीडीपी में, वर्ल्ड जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी, ठीक है। यानी पूरे वैश्विक उत्पाद अगर ले लिया जाए, सिर्फ भारत का डोमेस्टिक उत्पाद नहीं कह रहा हूं, पूरे वैश्विक उत्पाद को ले लिया जाए, तो 1600 से 1700 के बीच में भारत, थोड़ा गेस कीजिए भारत का कितना प्रोपोर्शन होगा, कोई एक गेस लीजिए। यस, आप एकदम सही हैं, लगभग 25%। अगर एक्सक्लूसिव पूछिए तो 24.7% कुछ कुछ किताबों में लिखता है। 1600 से 1700 ईस्वी में पूरे वैश्विक उत्पाद का लगभग 1/4 सिर्फ भारत के पास था। और चूंकि इसके पहले भी बहुत अच्छा प्रोपोर्शन में होगा, लेकिन हमारे पास कुछ एविडेंसेस सटीक नहीं है।
एविडेंसेस नहीं है। नहीं तो मैं ये मानता हूँ, आपको ये एक बार फिर से मैं थोड़ा सा इतिहास की ओर ले जाता हूँ। इकोनॉमिक्स पढ़ तो जरूर है, लेकिन चूंकि इस टॉपिक का जो ऐसा नेचर है कि आपको थोड़ा सा हिस्ट्री से कनेक्ट करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा गया। जो गुप्तन पीरियड था ना, उसमें कहा जाता था कि पूरी दुनिया जो थी वो लगभग भारत के प्रक्षेत्र में, अब देश के कंसेप्ट को लेकर मैं एक्सक्लूसिव भारत नहीं कह रहा हूं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो इलाका है इसकी ओर देख रहा था, है ना। और दुनिया का सारा जो गोल्ड था वो कंसंट्रेट होकर इंडिया में आ चुका था। थोड़ा सा मैं मेडाइवल की ओर ले जाता हूं। आप लोग एक शहर का नाम सुने हैं, मुल्तान? कहां पर है ये? अभी वर्तमान के पाकिस्तान में है। और मुल्तान ना काफी फेमस भी है। क्यों है? वीरेंद्र सहवाग है ना, वहां मुल्तान में टेस्ट लाते हुए ट्रिपल सेंचुरी लगाया था, तो किंग ऑफ मुल्तान कहते हैं उसको, सुल्तान, मुल्तान का सुल्तान। कनेक्ट कीजिए, न्यूज़पेपर पर डे पढ़िए, आसपास की जो चीजें हैं उसको देखिए और अपने सब्जेक्ट में उसको इंडीच कीजिए। यही पढ़ने का तरीका होता है, तब आप जाके उस चीजों को इन्वॉल्व करते हो। क्लियर है? अब देखो, तो मुल्तान के बारे में बता रहा था कि जो 11वीं सेंचुरी में इस्लामिक इन्वेडर्स आए तो उन्होंने मुल्तान के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, वो था स्वर्ण नगरी, टाउन्स ऑफ गोल्ड। उसने देखा कि वहां के लोगों की घरों की बनावट में सोने का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि दरवाजे के खोलने और बंद करने वाले सोने के बने हुए थे। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ना। तो आर्किटेक्चर में गोल्ड इस्तेमाल होना तो यह बता रहा है कि कितनी ज्यादा उपलब्धता थी। आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट में गोल्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब समझ पा रहे हो कितनी ज्यादा मात्रा में लोगों के पास संपन्नता था, गोल्ड का उपलब्धता, ये एक पैरामीटर था। 17th to 18th सेंचुरी बताइए, अनुमान लगाइए कितना हुआ, यानी 100 साल में कितना डिटोरिएट हुआ होगा या बराबर रहा। चलिए मैं आपके सामने आंकड़ा रखता हूं, यह भी कोई बहुत ज्यादा पीछे नहीं गया, 24.4%। 18th सेंचुरी मुगल यहां पे हैं, और उस समय तक मामला यह है कि भारत में वैश्विक रूप से देखा जाए तो भारत जो था वो बहुत ठीक ठाक स्थिति में था, है ना। अभी भी लोगों का नजरिया भारत की ओर ही था। 18 to 1900 और ड्रास्टिक रूप से यहां कम हो जाता है। 1800 to 1900 ये एक जो पॉइंट है वो 19% तक पहुंच जाता है। अब ये जो टाइमलाइन देखोगे, 1800 से 1900 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 के पहले बहुत सारे रूल्स को बनाती है, एग्रीकल्चर को चौपट करती है। यहाँ के जो परंपरागत उद्योग हैं, यानी कि ये कृषि पर आधारित या परंपरागत जो वंशानुगत लोग कार्य करते थे, जिसकी वजह से रोजगार को लेकर वो कहीं परेशान नहीं थे, उन्हें काम मिल जाता था। यहाँ की एक लोकल इकोनॉमी जो बनी हुई थी, जिससे सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, कॉम्पैक्ट था, बेहतर था, वो तोड़ दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। 1800 to 1900 ये कितना मामला बन जाता है? 19। अब ये थोड़ा सा ये जो पोर्शन है ना वो एक्सक्लूसिवनेस है, क्योंकि 1800 to 1900 में बहुत सारे काम होते हैं और बहुत दफ़ा भारतीयों के द्वारा प्रयास किया जाता है। तो 2-3 साल इसमें मैं ऐड ऑन कर लेता हूँ। जैसे एक साल है 1870, क्यों है? आपको पता होना चाहिए कि 1857 के बाद क्राउन का पीरियड शुरू हो जाता है, और क्राउन का मतलब यह हुआ कि भारत में भी जो काम हो रहा है, लंदन में बैठा हुआ विपक्ष उस पर सवाल उठा सकता है। और दादा भाई नौरोजी का नाम, अभी हम लोग उनके बारे में थोड़ा और डिटेल्स पढ़ेंगे भी। तो दादा भाई नौरोजी जैसे जो लोग थे वो वहाँ लंदन में बैठकर लोगों से सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, और उनके दबाव में यहाँ पर थोड़ी बहुत जो डाटा है वो रिलीज किया जा रहा है, प्रयास भी किया जा रहा है। तो 1870 में एक ऐसा डाटा आता है जिसमें यह बताया जाता है कि ग्लोबल जीडीपी में भारत की स्थिति जो थी वो 12.7% आ गई, डिटोरिएट कर गई, काफी अच्छी मात्रा में डिटोरिएट कर गई। एक दूसरा जो है 1913 में एक यहां से है, 1913 का एक डाटा आता है 1913, जिसमें यह बताया जाता है कि अब जो ये मामला है वो 7.3% था, और 1951 में ये मामला 3% तक पहुंच गया।
ग्लोबल जीडीपी में क्या हो गए हम, हमारी स्थिति कहां तक पहुंच गई, 3%। ये अलग करके जो सिर्फ भारत बचा था 1951 का जो डाटा था वो भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया था। आपको मैं ये भी मैं बताऊं कि पूरे आधुनिक विश्व के आधुनिक इतिहास में सबसे कोई इलॉजिकल निर्णय था तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा था। हालात ऐसे थे कि जिन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके हम कोई काम कर सकते थे तो नेचुरल रिसोर्सेज के सोर्स एक तरफ और उनके प्रोसेसिंग यूनिट एक तरफ रख दिए गए। अब सोर्सेज के बगैर प्रोसेसिंग यूनिट बेकार है और प्रोसेसिंग यूनिट के बगैर सोर्सेज बेकार हैं और इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस बना। ये जो पूरा पीरियड था कुछ ऐसा ही था। तो एक हम लोगों ने संक्षिप्त रूप से देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी वो किस तरीके से अपने डिटोरिएशन को प्राप्त करती है। ये पहला पेज। इस पूरे स्लाइड में किसी को समस्या, ये पूरा स्लाइड ठीक ठाक है ना। चलिए अब हम लोग एक और दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग ये बताइए, भारतीय अर्थव्यवस्था तैयार करेंगे, इसको लेकर आपने स्टडी मटेरियल तय कर लिया है कि कौन सी किताब से करना है। मैंने आपको रेफरेंस दिया था कि अगर आप 70वीं बीपीएससी को लेकर थोड़ा सीरियस हो, ज़्यादा समय नहीं है, तो आप प्रतियोगिता दर्पण का एक एक्स्ट्रा इशू आता है, भारतीय अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक, वो ले सकते हैं। साथ ही साथ आप करंट अफेयर्स से जोड़कर पूछेगा, है ना। तो करंट अफेयर्स के लिए कोई मंथली मैगजीन और न्यूज़पेपर, ये एडिशन करके आप भारतीय अर्थव्यवस्था को कंप्लीट कर सकते हैं। बीपीएससी के प्रीलिम्स में 12 से 13 सवाल आता है। बीपीएससी के मेंस में जीएस पेपर 2 में एक खंड अर्थव्यवस्था और भूगोल मिलाकर सवाल पूछे जाते हैं। इसका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इंडिश करने के लिए भी है। इकोनॉमिक्स का उपयोग जो है, आपका एक पेपर निबंध होता है, उस निबंध में भी आप थोड़ा बहुत मदद ले सकते हैं, है ना। तो ये पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दूर तक। और दूसरी बात, अगर आप इंटरव्यू में पहुंचते हो तो हाल फिलहाल की चीज़ों पर जोड़कर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर अगर आपकी पकड़ होगी तो आप किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अधिकतम खंडों को टच कर सकते हो, ठीक है। अगर आप दरोगा की परीक्षा में देखोगे या फिर एसएससी सीजीएल की परीक्षा में भी देखोगे तो जीएस खंड से ये जो खंड है वो काफ़ी एक्सक्लूसिव हो जाता है ना। चलिए हम लोग अब अगला जो पड़ाव है वो देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्र पर कैसे इसका असर पड़ता है। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हम लोग कोई 6-7 पिलर लेते हैं। 6-7 पिलर का मतलब हुआ कि एक ऐसा खंड जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था का एक लक्षण नजर आता है ना। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग खंड लेते हैं कृषि। ऐसे मैं एक काम करता हूं, ये सभी खंडों को यहां रखता हूं और फिर धीरे धीरे आपके सामने समझाता चलता हूं। पहला हो जाएगा कृषि, दूसरा उद्योग, दूसरा मैं क्या ले लेता हूं, उद्योग, तीसरा मैं ले लेता हूं जनसंख्या। कलर चेंज कर दें, अच्छा ब्लैक ले लें, अच्छा यहां से मैं लेता हूं, है ना। अब अगले पॉइंट से, ठीक है। आधारिक संरचना, पांचवा आपको है आर्थिक विकास के पैरामीटर्स, कृषि, उद्योग, जनसंख्या, आधारिक संरचना, आर्थिक विकास, और उसके बाद से है, हाँ बस इतना ही है, ठीक है।
अब हम लोग इसमें सबसे पहला कृषि को लेते हैं, ठीक है। फेज वाइज समझते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर कृषि का क्या असर पड़ा, 1947 के पहले इसकी स्थिति क्या थी। इस टॉपिक का संबंध आपको मॉडर्न हिस्ट्री से भी है। मॉडर्न हिस्ट्री में अंग्रेजों के आगमन के बाद भारत की कृषि में क्या क्या परिवर्तन हुआ, इसके आधार पर भी इस टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। आंकड़े ये हैं, 85% लोग जो हैं वो इस पे इन्वॉल्व हैं। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को अंग्रेजों ने किस प्रकार से उपयोग किया, तो आप ये समझिए कि अंग्रेजों ने भारत के कृषि व्यवस्था का उपयोग अपने हिस्से में करने के लिए सारे प्रयास किए। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। क्या नाम हुआ आपका बाबू? हाँ, अखिलेश। कोई इसमें डाउट तो नहीं है। यहाँ की जो परंपरागत कृषि थी वो दो चीजों के लिए महत्वपूर्ण रूप से काम कर रही थी। परंपरागत कृषि लोगों के लिए भोजन की जरूरतों को पूरा कर रही थी, और यहाँ के जो लोकल इंडस्ट्रीज थे, जो घरेलू उद्योग थे, उसको सेटिस्फाई कर रही थी। जैसे तेलहन का उत्पादन हो रहा था, दलहन का उत्पादन हो रहा था, या फिर छोटे मोटे उद्योगों के लिए कपास या कुछ इस तरीके के कपड़ों का, ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर कार्य हो रहा था। अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत की पूरी स्थिति को अपने फेवर में लाने के लिए कृषि को अपने लिए कच्चे माल का उत्पादन करना एक, और यहाँ की जनसंख्या को वहाँ के बने हुए उत्पादों को खरीदने पर विवश करना। साथ ही साथ कृषि को क्या किया कि यहाँ के जो लोग भोजन के उत्पादन के लिए कृषि करते थे, तो भोजन के उत्पादन को कम करके कैश क्रॉप्स को उपज करवाना शुरू करवा दिया। भले इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि लोग भूखे मरना शुरू कर दिए। आपको पता होना चाहिए कि 1942-43 में बंगाल में इतना बड़ा अकाल पड़ा था कि वहां पे हर तीसरा आदमी भूख से मर रहा था। बंगाल का अकाल कहा जाता है कि हर तीसरा आदमी भूख से मर रहा था, लेकिन अंग्रेजों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक आपने देखा कृषि को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में क्या था कि अंग्रेज जिस समय एक पावर होल्डिंग बन जाते हैं, उनके पास जब पावर आ जाता है 1757 के बाद, तो देश के अलग अलग हिस्सों में वो रेवेन्यू कलेक्ट करने को लेकर जो सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं। देखिए, जो अधिकतर लोग हैं वो क्या है, कृषि कार्य करते हैं, तो जो टैक्स कलेक्शन भी होगा तो कहां से होगा, इन्हीं लोगों से होगा। तो टैक्स कलेक्ट करने को लेकर वो तरह तरह के रूल्स लेकर आते हैं, और इन रूल्स की वजह से क्या होता है, इन रूल्स की वजह से भारत का सामाजिक ताना बाना भी बिगड़ता है। क्या बाबू, समझ में आ रहा है? क्या नाम है आपका? हाँ, सनी। समझ में आ रहा है जो मैंने अभी बताया कि भारत का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो भी प्रभावित होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जमींदारी प्रथा लाया गया, है ना। अब ये जमींदारी प्रथा से क्या हुआ, भारत में एक नए सामंत वर्ग का उदय हो गया। भारत में क्या हो गया, एक नया ताकतवर संवर्ग जो है उदित हो गया, और ये ताकतवर संवर्ग जो था वो अब भारत की समाज को परिवर्तित कर रहा है, वो अपने हिसाब से ट्रेंड कर रहा है। कुछ लिटरेचर तो इस पे काफ़ी अच्छा खासा लिखा हुआ है। मुझे तो लगता है कि प्रेमचंद की जो कहानियां हैं, प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं, उनके जो लिटरेरी वर्क हैं, वो सारा का सारा इसी फ्यूडलिज्म, ये सामंतवाद पर आधारित है। गोदान उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। क्यों? पूस की रात भी लगभग वही मामला है ना। आप अक्सर देखोगे ना, तो जो प्रेमचंद ने ना कृषि की समस्या को, देखो जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ ना, एक थोड़ा सा क्लू मैं रख रहा हूँ। बीपीएससी एक पेपर अब लाया है निबंध, है ना, और निबंध अच्छा वही होता है जिसमें आपके पास कनेक्टिंग एबिलिटी हो, आपके पास सोर्सेज अलग अलग तरीके से लीजिए और चीज़ों को इनरीच कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, कृषि 85% लोग हैं, और कृषि को लेकर ऐसा था कि यहाँ पर भू राज व्यवस्था जो थी ना, वो कृषि को सबसे ज्यादा परेशान करती है। उसमें सबसे पहली भू राज व्यवस्था जो थी वो थी जमींदारी। क्या थी बाबू? जमींदारी। जमींदारी में क्या था कि अंग्रेजों की तरफ से ये प्रयास किया गया कि जो भारत में पहले से मौजूद ताकतवर संवर्ग है, भारत में पहले से मौजूद ताकतवर संवर्ग है, उसको अधिकार दे दिया जाए कि वो टैक्स कलेक्ट करके लाए, है ना, और टैक्स कलेक्ट करके ले आए,
और अंग्रेज बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल एक्सपेंसेस से बच जाएं और उन्हें सीधा सीधा पैसे का मुनाफा हो। ये टाइमलाइन जो था वो 1793 ईस्वी के आसपास जमींदारी अर्थव्यवस्था यहाँ पर शुरू की गई थी और ये शुरू करने वाला व्यक्ति कॉर्नवालिस था। क्या था? कॉर्नवालिस था। एक बात और, भारत 1793 तक पूरी तरीके से अंग्रेजों के हाथ में नहीं आया था। कुछ सेलेक्टेड जोन ही थे जो अंग्रेजों के साथ थे। तो उसमें क्या था? बिहार था, बंगाल था, उड़ीसा था। हाँ, ये सभी इलाके जो थे वो क्या था, अगर सही मायने में देखा जाए बिहार, बंगाल, उड़ीसा वो सभी बंगाल के ही हिस्सा में था, है ना। उस समय तक ये सभी क्या था, बंगाल में ही था ना। तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये सभी वहाँ पे थे। जो बाद में जो था ना, इसे यूपी और कर्नाटका में भी इस्तेमाल किया गया, यूपी और कर्नाटका में भी इस्तेमाल किया गया। जमींदारी अर्थव्यवस्था के तहत ये रूल बनाया गया था कि अगर कोई टैक्स कलेक्ट होता है तो उसका 10/11 हिस्सा अंग्रेजों को जाएगा। 10/11 हिस्सा किसके पास जाएगा? अंग्रेजों के पास जाएगा। और 1/11 हिस्सा जो टैक्स कलेक्ट करके जो जमींदार दे रहे थे उनके हिस्से जाएगा। तो शुरुआत के एक आध वर्ष तो काफी ठीक ठाक रहे। अखिलेश ठीक ठाक है? हाँ, कनेक्ट कर रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है बड़ा सामान्य चीज। अभी हम इकोनॉमिक्स के कोर में घुसे कहाँ हैं, है ना। अभी तो ये परिचय है। चलिए, 1/11 हिस्सा जो है वो किसके पास था? जमींदार। लेकिन खेला हो गया यहाँ। खेला क्या हो गया? अब जो जमींदार अपनी पूरी इंस्ट्रूमेंटल लठैत रखा करते थे, ताकतवर थे वो और लठैत रखा करते थे। जब वो टैक्स कलेक्ट करके जब अंग्रेजों को पहुंचाते थे तो उनके मन में ये भाव आता था कि सारा काम तो हम कर रहे हैं, ये अंग्रेज क्या कर रहे हैं, ये अंग्रेज को हम जो जाके सीधा रिपोर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने जमींदार को लेकर क्या कहा, ये मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादा डिटेल्स है, मैं बस हल्का। जमींदारों ने क्या किया कि धीरे धीरे कहना शुरू कर दिया कि मेरे पास कलेक्शन ही नहीं आता है, मैं आपको नहीं दे सकता। और अंग्रेज काफ़ी परेशान और कहे कि ऐसा होगा तो जमींदारों की जो राइट्स है उसे ऑक्शन कर दिया जाएगा। जमींदारों ने कहा हाँ कर दीजिए, ये बड़ा कठिन काम है। और जब ऑक्शन होता था तो पता चलता था कि जमींदार के लोग ही उस ऑक्शन को खरीद लेते थे और अल्टीमेट जमींदार के पास वो पावर बना ही रहता था। और एक बार जो ये अंग्रेजों ने 1793 स्थिति में इस चीज को लाई, वो लगभग 1950 तक बना रहा। और बाद में भारत में ये काफी प्रयास किया गया, भूदान आंदोलन चलाया गया। बताइए भूदान आंदोलन किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा, ताकि गवर्नमेंट चीजें ठीक ठाक हो सकी। एक गलती भी हो गई थी, फंडामेंटल राइट में संपत्ति के अधिकार को रख दिया गया था, तो उसे भी अमेंड किया गया। ये शुरुआत यहीं से हो रही है, 1793 ईस्वी से। देख रहे हैं, छोटी छोटी चीजें लेकिन पूरी अर्थव्यवस्था पे कितना असर डालता है। ठीक है, पहला हम लोगों ने देखा जमींदारी अर्थव्यवस्था। दूसरा देखते हैं महालवाड़ी। महालवाड़ी, महाल का मतलब होता था गांव। महाल का मतलब क्या होता था? गांव होता था। ये 1822 ईस्वी में मैकेंजी नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था। इसकी सोच थी ये कि हम एक गांव से कॉमन रूप से क्या कर लेते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं। गांव से कॉमन रूप से टैक्स कलेक्ट करते हैं। और ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब जैसे इलाकों में इसको अपनाया गया। महालवाड़ी को लेकर इसमें लगभग शुरुआत में तो 80% तक टैक्स कलेक्ट किया गया। यानी कि जितने भी उत्पाद थे उसका 80%। सोच के देखो कि कितना एक्सप्लॉइटेशन था। 80%, 100 रुपए कमा रहे हो और 80 रुपए दे दे रहे हो, तो तुम्हारे पास बच क्या रहा है? जो बाद में धीरे धीरे कम होता गया, जो 66% और बाद में जाकर ये 50% तक रुका। अब भला किसान मरे नहीं तो क्या होगा? किसान मर ही तो जाएगा, या फिर वो खेती ही क्यों करेगा? मुझे एक दृश्य याद आता है, पूस की रात का कैरेक्टर। वो खुश है, होरी, वो खुश है इसीलिए कि चलो अब खेती के चक्कर में नहीं पड़ना है, कल से वो मजदूर बनेगा, कमाएगा, खाएगा, इतनी कठिन जीवन को नहीं जिएगा।
और इतना कठिन जीवन जीने के बाद भी उसे कुछ मिल नहीं रहा है तो खेती क्यों करेगा? किसानों की समस्या तो बाबू ऐसी है जो 19th सेंचुरी में बिगड़नी शुरू हुई या अंग्रेजों के बाद जो बिगड़नी शुरू हुई, आज तक हालात सही नहीं है। जैसे भी वर्तमान का टॉपिक मैं इसे जोड़ता हूँ, वर्तमान में किसान सम्मान निधि है। किसान सम्मान निधि 17वीं किस्त जारी की गई है, पूरी एडवर्टाइजमेंट के साथ, आप लोगों ने इसे देखा होगा। यहाँ से सवाल पूछेगा सबसे पहला कब शुरू किया गया था, है ना? किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को कितना रुपए दिया जाता है? 6,000 वार्षिक, 2003 किस्त में। अब देखो इसमें परेशानी क्या है, प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल चीजें हैं और इसको लेकर आपको किताब की ओर जाना नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि आपका आईक्यू बहुत बेहतर होना चाहिए, आप इस स्तर के विद्यार्थी बनो कि सोचो। हर चीज किताब नहीं सिखा सकता। अभी देखो इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन थोड़ी सी खराब है। अगर मेरी आवाज वैसे लोग अथॉरिटी तक पहुंचे तो सही किसानों को आइडेंटिफाई करे। आप जानते होंगे कि खेती जो होती है ना, उसमें एक प्रथा होती है बटाईदार, एक प्रथा होती है हुंडा दे देना, पूरी खेत की ठेकेदारी देना। लेकिन जमीन का जो वास्तविक मालिक वही होता है जिसके नाम पर होता है परंपरागत रूप से। अभी किसान सम्मान निधि किसके पास आएगा? जो मूल खेती कर रहा है, बटाईदार या होंडा है, उसके पास आता है, या जिसका जमीन जिसके मालिक रहता है उसके पास आता है? क्योंकि डॉक्यूमेंट्स उसके फेवर में रहते हैं। पता चला जमीन का जो मालिक है वो पटना में बैठा हुआ है, किसी अपार्टमेंट में, किसी सोसाइटी में रह रहा है और उसके अकाउंट में 6,000 रुपए आ रहे हैं। आप अगर एग्रीकल्चर को मजबूत करना चाहते हो तो सबसे जरूरी चीज यह है कि एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग करवाओ, लोगों को बताओ कि तुम अपने जमीन का सबसे अच्छा यूज कैसे कर सकते हो। दुनिया में, मतलब भारत के नेचर के हिसाब से देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की सबसे बड़ी समस्या यह है कि ज्यादा अनस्किल्ड लोग इसी सेक्टर में हैं, जो कुछ नहीं कर सकते हैं वो खेती करते हैं। देखो ये चीजें ना किसी किताब में नहीं लिखी रहती है, अगर आप थोड़ा सा जागरूक हो तो चीजों को सीखोगे। क्या बाबू? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सोची चीजें हैं वो काफी। तो दूसरा मैंने बताया महालवाड़ी, तीसरा रैयतवारी। तीसरा क्या था? रैयतवारी। तीसरा था रैयतवारी। रैयतवारी बाबू जो आया था मुनरो के समय में आया था, हेक्टर मुनरो। हाँ, हेक्टर मुनरो, इसका पूरा नाम था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो के साथ आया था, 1792 में आया था, 1792 में आया था। रैयतवारी का मतलब, रैयत का मतलब होता था किसान। रैयत का मतलब क्या होता था? किसान। तो यहां पे जमींदार को, यहां पर गांव को और रैयत को कहा गया कि हम प्रत्यक्ष रूप से ही किसान से टैक्स कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये जो था ना वो महाराष्ट्र, मुंबई या जो वो जो जोन आप कह सकते हैं, मद्रास उस समय कहा जाता था, इन जगहों पर इसको इस्तेमाल किया गया था। इसकी भी ड्रॉबैक थी। इसका ड्रॉबैक क्या था? जैसे मेडाइवल हिस्ट्री में पहुंचोगे ना तो मेडाइवल हिस्ट्री में देखोगे कि अकबर ने या फिर जो मुगल काल के शासकों ने जमीन का पहले बंटवारा कर दिया। जमीन को बंटवारा किया कि ये जमीन परती है, उपजाऊ है, ऊसर है, और फिर उसके अनुसार उस पर टैक्स कलेक्ट किया। और साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखा कि चूंकि भारत की जो कृषि व्यवस्था थी वो मौसम पर भी काफी डिपेंड करती थी। उस समय क्या, आज भी करती है, आज भी मानसून गड़बड़ हो जाए तो इकोनॉमिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो यदि मानसून गड़बड़ हुआ तो वो हर साल टैक्स को क्या करते थे कि वो अपग्रेड करते थे। वो हर साल तो टैक्स लगाने से पहले वो बड़ा इन चीजों को ख्याल रखते थे, लेकिन टैक्स कलेक्ट बड़ा बेहतर ढंग से करते थे। एक बार लगा दिया गया कि इतना लिया जाएगा तो लिया जाएगा। अंग्रेज जब आए ना तो इस मामले में वो फेल्योर कर गए और उनकी इस फेल्योरनेस का सबसे ज्यादा खामियाजा छोटे छोटे किसानों ने उठाया। छोटे छोटे किसानों ने उठाया। अब जैसे आपके पास अगर 10 बीघा जमीन है तो उन्होंने चलो 10 बीघा का मतलब इतना है, तुम अब इतना टैक्स दोगे। अब उस 10 बीघा जमीन में सभी उपयोगी थोड़ी है, उसमें कुछ परती भी तो है, उसमें कुछ बेकार भी तो है। 10 बीघा में पता चला उस समय की कृषि जो होती वो परंपरागत रूप से थी,
बरसात का दिन 15 दिन 20 दिन का हुआ और उसने धान अगर रोपना है तो बैल या उसकी सहायता से जो रोप रहा है, तो पता चला कि 10 बीघा में वो 3 बीघा ही रोप पाया। आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं था, है ना। अब 3 बीघा ही रोप पाया और उसको टैक्स देना पूरे 10 बीघा का। अब उसके पास जो उत्पाद है उसे उसमें अपना साल भर खाना पीना भी है, अगले साल के लिए बीज बचाना भी है, पूंजी भी बचाना है और टैक्स भी कलेक्ट करना है। तो महलबारी व्यवस्था भी क्या हो गई, एक फेल्योर थी। अब यहीं से आगे जाकर अंग्रेजों ने कहा कि मैं इसका अब कमर्शियल यूज करूंगा और क्या किया कि शेयर क्रॉपर्स का, आपने ये सुना होगा कि 1850 के आसपास अंग्रेजों ने क्या किया, बंगाल के प्रक्षेत्र में सबसे पहले पैसा देना शुरू किया और पैसा देकर एक क्षेत्र से खेती करवाना शुरू किया, है ना। और इसमें भी एक लोग फंसते चले गए। एक बीपीएससी का पिट सवाल है, लगभग हर 2 साल पे पूछता रहता है कि नील की खेती को लेकर वहां पे ऐसा कुचक्र बना कि सारी की जनसंख्या जो थी उसमें फंसती चली जाती थी। क्या नाम है बाबू आपका? हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ, समझिए, बुझिल नहीं, है ना। अब वहां पे लोगों को जागरूक करने के लिए एक राइटर थे, देश बंधु मित्रा, संभवतः दीन बंधु मित्रा ने एक नाटक लिखी। नाटक का नाम नील दर्पण। और जब नील दर्पण नाटक लिखा, लोगों को मंचन के माध्यम से बताया गया कि आप किस तरीके से अंग्रेजों के जाल में फंस रहे हैं, तो एक व्यक्ति और थे, माइकल मधुसूदन दत्ता। उन्होंने कहा कि ये चीज तो काफी अच्छी है, इसका इंग्लिश वर्जन उन्होंने तैयार किया और कहा कि इसे हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। समझ में आ रहा है भारतीय कृषि किस तरीके से परेशान थी। ओवरऑल मामला जो था कि भारत की अर्थव्यवस्था आजादी के पहले उसमें सबसे मेजर पोर्शन एग्रीकल्चर अंग्रेजों के द्वारा एक तरीके से बर्बाद किया गया, है ना। आगे के फेज में आप ये देखोगे कि अंग्रेजों ने यहाँ पर कच्चा माल उत्पादन करने का बेड़ा उठा लिया और दूसरा चीज क्या किया कि यहाँ की जो परंपरागत कृषि थी उसका नाश कर दिया। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? चलिए, किसी को कोई समस्या तो नहीं हो रही है? ठीक ठाक। तो हमने पहला देख लिया कृषि। अब आते हैं आगे उद्योग। भारतीय कृषि व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था में आजादी के पहले उद्योग की स्थिति कैसी थी? तो उद्योग को लेकर देखा जाए तो उद्योग जो था वो परंपरागत था, परंपरागत उद्योग था। भारी उद्योगों की काफी कमी थी। भारी उद्योग जो थे वो क्या थे? नहीं के बराबर थे। भारी उद्योग नहीं के बराबर थे। यहां तक कि यहां के जो कृषि उत्पाद भी होते थे, उन कृषि उत्पाद का भी बहुत प्रोसेस नहीं किया जा सकता था। जैसे कहीं पर जूट हो रहा है, कपास हो रहा है, तो जूट और कपास को खूब प्रोसेस करके बड़े स्तर पर वस्त्र का निर्माण, इसका भी प्रयास भारत में यूरोपियों के आने के बाद ही हुआ। तो काफी छोटे स्तर पर जैसे चरखा चलाकर या फिर जो यहाँ के जो लोकल वीविंग तरीके थे उस तरीके से किया जाता था। काफी अच्छी स्थिति उद्योग की नहीं थी। एक प्रयास था जो लगभग बीपीएससी के लिहाज से ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 1840 में बिहार के जो चंपारण प्रक्षेत्र था, चंपारण प्रक्षेत्र, वहां पर गन्ना उद्योग लगाने का प्रयास किया गया। क्या किया गया? गन्ना उद्योग। बिहार के चंपारण में गन्ना उद्योग लगाने का प्रयास किया जिससे चीनी उत्पादन होता था। ठीक है, गन्ना उद्योग का मतलब क्या था? चीनी। और देखो गन्ना से एक और चीज बनता है जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ना, या फिर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को लेकर जो एथेनॉल या इस तरीके का जो इससे ही जुड़ा हुआ सब्सिडियरी था वो एक। उसके बाद बिहार में पूरे भारत में अंग्रेजों ने अपने उद्योग के केंद्र ही स्थापित किए थे अलग अलग। भारतीय रूप से देखा जाए तो एकदम सीधे अगला प्रयास जो नजर आता है 1907, बीपीएससी का ये प्रीवियस क्वेश्चन है, टिस्को की शुरुआत हुई जमशेदजी टाटा के द्वारा। किसके द्वारा शुरुआत किया गया? जमशेदजी टाटा के द्वारा टिस्को की शुरुआत की गई। आपको पता ही होगा टाटा में ये आज भी काम कर रहा है और ये मुझे लगता है सबसे बड़ा ब्रांड है, इसमें से कोई दो राय नहीं है। 1920 में रेशा उद्योग दक्षिण भारत में थोड़ा प्रयास किया गया 1920 में। ठीक है,
1940 में एल्युमिनियम, लेकिन यहां तक की जो डेवलपमेंट है ना 1940 के बाद, मुझे लगता है कि ये अब भारत के परंपरागत लक्षण से थोड़ा अलग है। अब 1950 के बाद देखोगे तो यहाँ के बहुत सारे खाद्यान्न का उपयोग होना, और 1950 के बाद जो उद्योग स्थापित किए गए उसमें रूस का सहयोग लेना, या फिर अमेरिका या फिर ब्रिटेन या फिर ब्रिटिश का भी उपयोग करके, वही ब्रिटेन का उपयोग करके जो उद्योग लगाए गए, ये एक अलग मामला बनता है। तो परंपरागत रूप से देखा जाए तो उद्योग जो थे यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं थे, उद्योग आधारित कृषि व्यवस्था नहीं थी। अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल सा डाटा लूँ कि इंडियन इकोनॉमी में जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, प्राथमिक सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, तो प्राइमरी सेक्टर में लगभग 80 से 85% लोग इन्वॉल्व थे, यानी कृषि या कृषि से जुड़े हुए लोग, या फिर जो पशुपालन या मछली पालन या जो डायरेक्ट नेचर का उपयोग करते थे। और सेकेंडरी सेक्टर में मात्र 10 से 15% लोग ही इन्वॉल्व थे, टर्शियरी में भी 10 से 15% लोग ही इन्वॉल्व थे। ये आज़ादी के पहले के आंकड़े हैं, ठीक है। सेकेंड जो सेक्शन था वो उद्योग, स्पष्ट हो गया। चलिए, बिल्कुल सर्विस तो हर समय होता है, सर्विस किस समय नहीं होता है? सर्विस क्यों नहीं होगा? जैसे देखो, चिकित्सक, शिक्षक, या फिर जो आपके जो प्रशासन में है, ये भी तो है ना। मैं कह रहा हूं ओवरऑल जो रोजगार के क्षेत्र थे, एम्प्लॉयमेंट को लेकर मैं अभी बात करता हूं। आपके पॉपुलेशन, हमारा जो अगला जो खंड है ना, कोई डाउट है तो बोलिए, एक बार मैं फिर से प्रयास करूंगा। उस समय भी सर्विस, किसी भी सोसाइटी में ये तीनों ही गुण पाया जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर कोई कृषि कार्य करता है तो उसके कृषि उत्पाद को लोगों तक पहुंचाता है ना, तो वो पहुंचाने का क्षेत्र, जो आज आपके सामने लेज का पैकेट मिल रहा है, उस समय हो सकता है कि पॉलिथीन में ही दे, उस समय ऐसे ही दे दे। सर्विस तो वहां भी होगा ही ना, वहां भी दुकानदारी तो लोग करेगा ही ना। हाँ, आप कह सकते हो सेवा प्रक्षेत्र का मतलब होता है कि सेकेंडरी सेक्टर के जो बने हुए उत्पाद हैं लोगों तक पहुंचाने का काम, ये सर्विस सेक्टर है, ठीक है। अब इसके आकार बढ़ते चले गए, जैसे आकार बढ़ने, जैसे बैंकिंग का आना, इंश्योरेंस का आना, ये तो बहुत बाद में हुआ ना, उसके पहले जिस तरीके से भी रहा हो, स्पष्ट है। चलिए, अब हमारा तीसरा जो है ना, जनसंख्या, ये एक इंपॉर्टेंट है। भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने के लिए जनसंख्या को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जनसंख्या वाला मामला देखिए। देखिए, भारत की जनसंख्या, डेमोग्राफिक कैरेक्टर्स जो था वो बहुत दिन तक अनएक्सप्लोर्ड था, बहुत दिन तक अनएक्सप्लोर्ड, या यूं समझ लीजिए कि अनएक्सप्लोर्ड ही था। मिडिवल हिस्ट्री में एक आध जगह देखने को मिलता है कि मुगलों ने कहीं थोड़ा बहुत प्रयास किया था, है ना, और जमीन के माप को लेकर या फिर जनसंख्या को लेकर थोड़ा एक प्रयास था, लेकिन ये बहुत बड़े स्तर पर नहीं था। और जनसंख्या को लेकर मैं बार बार एक नाम दोहराता हूँ, और मैं ये जब पॉइंट समझा लूँगा तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा जो परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, उसे आप लोग लिखिएगा। दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी और भारत के बदहाली पर सबों का ध्यान आकृष्ट किया, और इसका नतीजा ये हुआ कि 1872 में भारत की पहली जनसंख्या को लेकर, काउंटिंग को लेकर प्रयास किए गए। किसके समय में? मेयो, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड सब थोड़ा ठीक है, मेयो लेकिन अब जो जैसा लिखा हुआ है, मेयो के समय में। फिर 1881 में क्या हुआ? रेगुलर। किसके समय में? रिपन। हाँ देखो, ये सही है, इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, फैक्चुअल है, बार बार रिपीट कीजिएगा। यहाँ पर मेयो के समय में और रिपन के समय में। यहाँ से हर 10 साल पर क्या हुआ? जनसंख्या की काउंटिंग शुरू हो गई। यहाँ से जो जनसंख्या बढ़ रहा था वो बहुत बड़े स्तर पर नहीं था। एक वर्ष आता है 1921, इसे ना विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि 1921 के पहले का ट्रेंड ऐसा था कि जनसंख्या लगभग कम हो रहा था। एक तो आंकड़ा ये हो गया कि 1911 से लेकर 21 के बीच में जनसंख्या जो था वो नेगेटिव रूप से आगे बढ़ा, यानी कि बढ़ने की बजाय क्या हो गया? घट गया। अगर एक्सक्लूसिव आप डाटा लिखना चाहते हो
तो एक्सक्लूसिव जो डाटा है वो ये कहता है कि ये 0.31% पिछली जनसंख्या से लोगों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई, है ना। आजादी के तुरंत पहले अगर हम पहुंचे, आजादी के समय जो आपके पास 1951 आजादी के तुरंत बाद जो हमारे सामने आंकड़े आए, तो जो जनसंख्या के कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं, जैसे लिटरेसी रेट बताइए कितना था, आइडिया है? हाँ 16%। कितना था? मात्र 16%। बताओ, मात्र 16% लिटरेट लोगों का जत्था आपके सामने है 1951 में, और आप देश को अस्थायित्व देने का भाव सोच रहे हो। आसान है? आज खड़े होकर कोई कहता है ना कि इसके लिए नेहरू जिम्मेवार है, ये गलती वो गलती हजार गलती, तो पता ही नहीं है कि उस समय भारत का प्रकृति क्या था। और ये मामला और पहले तो और गड़बड़ होगा ना, महिलाओं की साक्षरता मात्र 6 से 7%। इसमें क्या था, कोई भी स्कीम ले आइए, कोई भी वेलफेयर स्कीम ले आइए, लोग उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर सकेंगे, उसकी महत्ता को समझ ही नहीं सकेंगे। तो यहां पे जो लोगों को एसेट होना चाहिए था वो लायबिलिटी थे। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां पे अधिकतर लोग क्या थे, लायबिलिटी थे, इकोनॉमी पे भार थे। वो इकोनॉमिक एक तरीके से आपके लिए योगदान नहीं दे रहे थे, बल्कि आप पर निर्भर थे वो, है ना। यहां पर अगर देख लीजिए तो एक और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो अभी वर्तमान का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, प्रति 1000 पर मात्र 27 से 28 कैजुअलिटी होती है। प्रति 1000 पर 27 से 28 लोग मरते हैं। उस समय ये कैजुअलिटी जो थी वो 282 थी। मतलब 1/4 बच्चे जो होते थे, 4 में से 1 बच्चा मर ही जाता था। और ये क्या रिवील करता था? ये रिवील करता था कि यहां पे बेसिक हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, यहां पर बेसिक हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी। एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, मतलब जीवन प्रत्याशा, लोगों का औसत उम्र कितना था। जब आजादी प्राप्त हुई तो लोगों की औसत उम्र 32 वर्ष। एनसीईआरटी नया में ना गलती दिया है, 37 वर्ष। आप लोग को मैं थोड़ा करेक्ट कर लूं, कितने लोग ना एनसीईआरटी को ही वहां पे गलत दिया है, वो 32 वर्ष है। कितना है? 32 वर्ष एवरेज एज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को बुखार भी हो गया तो उसका इलाज नहीं हो पाता था, लोग मर जाते थे। तो पॉपुलेशन कितना खराब है। देखो हमारे लिए पॉपुलेशन जो है ना, अच्छा एक मैं बात बताऊं, ये पॉपुलेशन चैप्टर आगे इकोनॉमिक्स में मिलेगा, ज्योग्राफी में भी है, इतना इंपॉर्टेंट है। इससे 2-3 सवाल मेंस में फिक्स है, आता है, एक सवाल तो आता ही आता है। जीएस पेपर 2 एक सवाल पॉपुलेशन से फिक्स। जैसे आज हमारे लिए पॉपुलेशन एसेट है या लायबिलिटी है? एसेट है। जनसंख्या नियंत्रण तो फिर क्या है? बोलिए, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर प्रयास किया जा रहा है ना, ये क्या है? लायबिलिटी के फॉर्म में हो जाता है। तो हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी वजह से एक उदाहरण बताएं, बिहार से संबंधित है। अभी शिक्षा सचिव काफ़ी न्यूज़ में थे, के पाठक, है ना, वो काफ़ी न्यूज़, सभी बच्चों को स्कूल आना है ना, जो नहीं आएगा उसका नाम काट के हटा दिया जाएगा। टीचर्स 6 बजे स्कूल में पहुंच के सेल्फी लेके भेजें, है ना, 2 बजे तक बने रहें, जाते समय भी सेल्फी लेकर भेजें। काफ़ी न्यूज़ में थे। अब ऐसा मामला एक मुजफ्फरपुर से आया कि सारे बच्चे दबाव में पहुंच गए, पता चला खड़ा रहने के लिए जगह नहीं है। बेसिक नीड्स जो है ना बच्चों को, शौचालय का, वो नहीं है। अब आप सोचो कि हम कहीं कहीं पर आंखें बंद करके तो रह रहे हैं। आप अगर बच्चों का एडमिशन नहीं दोगे तो कम से कम उनके पास डिग्री भी तो नहीं आएगा। हम और आप यहां क्यों हैं? क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर फेल्योर है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर ज़्यादा अच्छे से काम कर रही थी, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास होते, रेगुलर क्लासेस होते, क्लासेस क्यों नहीं होता है? कौन ऐसा आदमी है जो खुद से पढ़ना नहीं चाहेगा, फ्री में पढ़ना नहीं चाहेगा? टीचर ही नहीं है। 4000 प्रोफेसर्स की सीट वैकेंट है बिहार में। आप समझ पा रहे हो ये क्या है? पढ़ाने के लिए कोई डिपार्टमेंट ऐसा होगा जहां पे बच्चे हैं, टीचर ही नहीं है। ये पूरा का पूरा हालत
बहुत ही खराब है। आप अगर कंपटीशन की पढ़ाई नहीं करते हो, अगर मन से ये कंपटीशन की दुनिया में नहीं आते, तो ये तो बहुत ही प्रायोगिक है, प्रैक्टिकल है कि आपको भारत की व्यवस्था के बारे में पता भी नहीं चलता। आज मैं बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये जो ना मामला है वो बिल्कुल समझने वाली बात है। चलिए, जनसंख्या को लेकर मैं ये चर्चा कर रहा था, तो ये था जनसंख्या का ट्रेंड उस समय। क्या एक दो सवाल और मैं पूछ लेता हूँ जो कि रिसेंट से है। देखो क्लासेस चलता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें डिस्कस होती है, ये टॉपिक के अलावा भी। कोई किसी ऐसे देश का नाम बताइए जिसने सिर्फ ह्यूमन कैपिटल पर काम करके ही अपने आप को सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में बनाया है। थैंक यू। जापान, छोटा सा देश, बिहार के बराबर का देश, सिर्फ ह्यूमन कैपिटल पर काम करके अपनी स्थिति, आर्थिक स्थिति लगभग विकसित देशों के कतार में है। कहा जाता है यूएनओ में जो उसकी हिस्सेदारी है बहुत बड़े देशों जो है अमेरिका या उसी की बराबर की तरह है। ये मतलब भारत से ज़्यादा बड़ा है आर्थिक व्यवस्था के रूप में, आप समझ लीजिए। और सिर्फ उसने काम किस पे किया है? ह्यूमन कैपिटल पर काम किया है। चलिए, भारत की जनसंख्या को लेकर अर्थव्यवस्था पढ़ोगे, करंट अफेयर्स से जोड़कर नहीं पढ़ोगे तो सवाल नहीं बनेगा, है ना। एक सवाल, भारत की जनसंख्या को कब तक स्थिर करने का लक्ष्य रखा गया है? बोलो बोलो बोलो, क्या नाम है? 2085 कह रही हो? नहीं, थोड़ा सा कम कर लीजिए, 2070 तक भारत की जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। आपको एक बात बताते हैं, जो आपके लिए जो वर्किंग एज ग्रुप है ना, वो हमेशा जनसंख्या में रहना चाहिए। ऐसा इम्बैलेंस नहीं हो सकते हैं कि हम जनसंख्या नियंत्रण अचानक से कर दें। आप अथॉरिटी हो, कह सकते हो, कर सकते हो, लेकिन इसका आपके इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। जब भी जनसंख्या की काउंटिंग की जाती है, सेंसस रिपोर्ट तैयार होता है, तो अलग अलग आयु वर्ग में कितनी जनसंख्या है ये भी तैयार किया जाता है, क्योंकि यही आयु वर्ग होके कल होके क्या बनता है? मेन वर्कफोर्स बनता है, यही बनता है ना। तो हमारे पास ये आंकड़े भी आने चाहिए। 2070 तक एक नियंत्रित रूप से हमारी जनसंख्या आगे बढ़ेगी। तो जो आंख बंद करके जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं ना, वो ये इस सारे पहलू पर बात नहीं सोचते हैं। चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई, बदलनी पड़ी। अब हालात ऐसे हैं कि उसके पास वर्किंग ग्रुप ही नहीं बचा है, और जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर इतना ज्यादा दबाव है कि उनका आउटपुट जितना होना चाहिए वो नहीं है। एक बड़ा तार्किक रूप से समझो, जैसे किसी को कोई एक लड़का ही है, किसी को एक लड़की ही है, कल होके वो शादी करेंगे, लड़के के माता पिता, लड़की के माता पिता, यानी दो व्यक्ति के ऊपर 4 बुजुर्ग की जिम्मेवारी, और उसके बाद काम भी करना है। आसान काम है क्या? नहीं है। देखो, अगर हमारी जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी ना, तो उसमें संयुक्त परिवार का अहम योगदान था, और उसकी अपनी महत्ता थी, उसकी अपनी उपयोगिता थी भारत की समाज में। हम जब पश्चिमीकरण होते चले गए 2021, आपको ना क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं डेवलप कर पा रहे हो, तब आप ह्यूमैनिटीज के विद्यार्थी अभी भी नहीं हो, और आपके लिखावट में वो धार नहीं आएगी, वो पैनापन नहीं आएगा। पता है 2021 में जो कोविड का टाइम आया और कोविड में जो इतनी कैजुअलिटी हुई, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली लाइफ की वजह से हुई। आपके लिए कोई सपोर्टिंग सिस्टम नहीं था। आप दिल्ली के किसी अपार्टमेंट में रह रहे हो, पता चला कि आप बीमार, आपकी पत्नी बीमार, कोई किसी को पूछने वाला नहीं, बच्चे घर में अकेले रह रहे हैं और माता पिता अस्पताल में हैं। अभी आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मैं वर्तमान रूप से देख रहा हूं कि जो छोटे बच्चे हैं, इनको भविष्य के लिए तैयार करने का बैकअप प्लान नहीं है। आपकी डिपेंडेंसी जो है, जो पेरेंट्स होते थे ना, या जो एक परंपरागत भारत था, तो उसमें अलग अलग लेयर पे हर तरीके का लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था, और ये बच्चे, यही तो चीज है जो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर आ रहा है कि हम इस पूरी सामाजिक व्यवस्था को कैसे नियंत्रित करें। आप लोग ह्यूमैनिटीज में एक विषय का नाम सुने होंगे, सोशियोलॉजी, बड़ा प्यारा विषय है। सामाजिक विज्ञान बहुत प्यारा विषय है।
जिस देश ने इस चीज की बात को नहीं सोचा, कल हो कि वो परेशान होगा, उसका असर उसे 10-20 साल बाद पता चलेगा। बहरहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। जनसंख्या को लेकर हमने देख लिया, ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अगला पॉइंट है आधारिक संरचना। आधारिक संरचना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है बाबू? सड़क, बिजली, अस्पताल। सड़क, बिजली, अस्पताल, यातायात के विभिन्न संसाधन जैसे रेलयान, वायुयान, जलयान, है ना, ये सारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। क्या हालात क्या था? जैसे भारत में 1853 पहला रेलवे, 1850-56 पोस्ट ऑफिस, 1850-56, 1853 रेलवे, है ना। सड़क, अगर सड़क देखा जाए, रोडवे को लेकर देखा जाए, तो जो नेशनल हाईवे का कंसेप्ट था वो खूब विकसित नहीं था। मध्यकाल में, मतलब भारत के इतिहास के मध्यकाल में पहुंचिएगा तो एक विदेशी यात्री आया, इब्न बतूता, सुने होंगे, मोरक्को का यात्री था। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा कि भारत का जो पोस्टल सिस्टम था वो कैसे काम करता था। तो उसमें वो लिखता है एनसीईआरटी क्लास 12, हाँ एनसीईआरटी क्लास 12 में ये मिलेगा कि वहाँ पे ना एक धावक होता था, वो दौड़कर कुछ दूर जाता था और अगले व्यक्ति को वो मैसेज दे देता था लिखा हुआ, और फिर वो व्यक्ति आगे जाता था और बोला कि यहीं यहाँ पर सबसे तेज गति से किसी मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का माध्यम था। ये सबसे तेज गति यही थी। क्लियर है? आपको मैं बताऊं कि जो पोस्ट ऑफिस का डेवलपमेंट हुआ या रेलवे का डेवलपमेंट हुआ, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ, ये सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के उपनिवेशवाद को, उनके कॉलोनिज्म को मजबूत करने के लिए बनाया गया था। भारत के लोगों के वेलबींग के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा आप प्रभाव क्या है इसे बताइए। और इसको लेकर मैं ये नहीं सोचता हूं कि आपको पढ़ाई की जरूरत है, आप अपनी बुद्धि से बताइए, अब तक के आईक्यू से बताइए कि इंफ्रास्ट्रक्चर की उपयोगिता क्या होती है। बिल्कुल, ओवरऑल जीवन आसान हो जाता है। पटना से 200 किलोमीटर दूर व्यक्ति बीमार पड़ गया, जहां पे वो है, यदि वहां अस्पताल है तुरंत इलाज हो गया, नहीं तो वो 3 घंटे में पटना पहुंच गया, इलाज हो गया। अगर कोई किसान किसी दूर के इलाके में, पहले ना लगातार आप सुनते रहे होंगे कि गांवों में सब्जियां सस्ती मिलती हैं, वह दौर था, उस समय का दौर था जब कनेक्टिविटी नहीं थी। तो जो उत्पाद हुए, पता चला कि वहां के लोगों के हिसाब से वो उत्पाद ज्यादा हो गया। तो जाहिर सी बात है, जैसे ही वस्तु ज्यादा हो गया और लोग कम हो गए तो मूल्य कम हो जाएगा, एक सामान्य नियम है। अब अगर सड़क मिल गया तो वहां से ज्यादा हुआ, वो सड़कों के माध्यम से बाजार में पहुंच गए, उचित कीमत मिल गया। इंफ्रास्ट्रक्चर से उत्पादकता बढ़ती है, जीवन की शैली अच्छी हो जाती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो ठीक ठाक हो जाता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। अंग्रेजों का ध्यान कभी भी आधारिक संरचना को मजबूत करना था ही नहीं। कुछ नाम हैं जो भारत में काफ़ी प्रसिद्ध रहे, जैसे उनमें से एक नाम, थोड़ा सा ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों बता सकते हैं कि नेशनल हाईवे 1 और 2 किस ऐतिहासिक सड़क का हिस्सा है? जीटी रोड का हिस्सा है ना। तो जीटी रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। कहां से कहां तक? कोलकाता से पेशावर तक। कोलकाता से पेशावर तक। कोलकाता कहां? बंगाल। पेशावर कहां? पाकिस्तान। एकदम सीधा रूट था। और देखा जाए ये इतना इंपॉर्टेंट था कि इस दोनों की तरफ अच्छी बसावट थी।
इसको NH1 और NH2 में डिवाइड कर दिया गया है। अभी तो अच्छे संबंध नहीं है। आपके पास पंजाब से जाने के रास्ते थे, अमृतसर का जो एक बॉर्डर है ना, बाघा बॉर्डर, तो वहाँ से ट्रेड होता था। बाघा बॉर्डर से आप जाते थे, आते थे पाकिस्तान, लाहौर। वो गाना सुना ना, गदर वाला, वो कब क्या एक गाना था ना, वो अमृतसर कब लाहौर आया, तो अमृतसर और लाहौर जुड़ा हुआ था सड़क मार्ग। बहुत ही सेलेक्टिव है। पहले वो आपका एसेंशियल हम उसके साथ यूज करते हैं, नहीं तो पहले वो हमारा मोस्ट फेवर्ड नेशन था काफ़ी चीज़ों में उसको हम लोग। लेकिन जो इधर अब अभी बीच में ना क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जो आतंकी गतिविधियां हुई और उसमें अप्रत्यक्ष रूप से नाम आना शुरू हुआ, तो अब हम उसके साथ अप्रत्यक्ष रूप से संबंध खत्म कर लिए। हम लोगों ने समझौता एक्सप्रेस चलाया था, बंद हो गया। हम लोगों ने मैत्री बस सेवा शुरू की थी। हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने मंत्रिमंडल के साथ दिल्ली में बैठकर वहाँ गए थे, बस के साथ गए थे। वो सारी व्यवस्थाएं बंद हो चुकी हैं, है ना। तो एसेंशियल कम्युनिटी जैसे नमक को लेकर, तो वो थोड़ा कुछ होता है, वो मानवीय आधार पर होता है। हमारे रिलेशंस कितने भी खराब हुए, लेकिन जो सिंधु नदी के बंटवारे का समझौता है वो आज भी जारी है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो चल रही हैं, लेकिन अधिकतर चीज़ें बंद हैं। क्या अब देखिए होता क्या है कि किसी भी चीज़ को मानना या ना मानना बायलैटरल रिलेशन में डिपेंड करता है वर्तमान के परिदृश्य। तो भारत की भी वैसी ज़रूरत नहीं है तो नहीं हो रहा है, और वहाँ के लोग अभी मर रहे हैं तो मर रहे हैं, आटे के लिए वो लोग लड़ाई कर रहे हैं। खैर चलिए बात आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये आधारिक संरचना वाला बिंदु हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलते हैं आर्थिक विकास की ओर। आर्थिक विकास, अब ये जितनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी, जितनी चीजों को मैंने देखा, इसके आधार पर आर्थिक विकास के पैरामीटर्स तय किए जाएंगे, इसके आधार पर आर्थिक पैरामीटर देखा जाएगा। तो आप देखिएगा कि भारत के जो आधुनिक हिस्सा है, आप कह सकते हो कि 1757 से लेकर 1947 तक भारत की आर्थिक व्यवस्था को किसी ने प्रभावित किया तो वो इंग्लैंड था। भारत के आर्थिक व्यवस्था को इंग्लैंड ने प्रभावित किया। इंग्लैंड ने अपने लिए भारत को कच्चे माल का एक निर्यातक के रूप में बना दिया, और वहाँ पे जो उत्पाद बने, पूरे विश्व में सबसे पहला जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो यूरोप में ही शुरू हुआ, खास करके इंग्लैंड में शुरू हुआ। तो वहाँ के जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स थे, उसका सबसे बड़ा उपभोक्ता वो बाजार जो था वो भारत को बनाकर रखा था। तो भारत का जो आर्थिक विकास था वो निम्न हो चुका था। मैंने एक आंकड़े आपके सामने बताए कि किस प्रकार से वैश्विक उत्पादकता में हमारी हिस्सेदारी धीरे धीरे कम होती चली गई, और जिस समय भारत अंग्रेज छोड़कर गए वो हिस्सेदारी 3% रह गई। एक थोड़ा सा मैं क्वेश्चन और ले लूं, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में भारत की रैंकिंग क्या है? 7 है। क्या है? 7। पूरी दुनिया के लैंड पोर्शन के होल्डिंग के हिसाब से भारत कितने प्रतिशत लैंड होल्ड करता है? 2.43%, है ना। लेकिन भारत की जो ज्योग्राफी है, अच्छा ये 2.43 जब मैं तब कह रहा हूं जब हम डिवाइडेड हो चुके हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारे पोजीशंस अलग हो गए। हाँ, ये खंड भारत के बाद, अखंड भारत के बाद नहीं। अखंड भारत अगर जोड़ दिया जाए तो ये मामला 5 to 6% तक जा सकता है ना। बिल्कुल। अब जरा सोच के देखो कि इस दौरान जो थी ना, वो भारत की आर्थिक विकास जो होगा वो क्या होगा? निम्न होगा। आर्थिक विकास क्या था? निम्न था। यहाँ पर जो किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे जो पैरामीटर बेहतर माना जाता है पर कैपिटा इनकम, वो काफी कम रहा। पर कैपिटा इनकम क्या रहा? काफी कम रहा। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने, जैसे एक थे डॉक्टर VKV राव, उनके शोध काफी काम आते हैं, या फिर दादा भाई नौरोजी के शोध काफी काम आते हैं। वो उन लोगों ने बहुत सारे आंकड़े जो है आपके लिए यहाँ पर बताए थे। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ब्रिटिश शासन को भारत की आर्थिक विकास को प्रभावित जो उन लोगों ने किया, उसे कुछ अलग अलग कालखंडों में बांटा गया। जैसे सबसे पहला जो कालखंड था
वो 1757 से लेकर 1813 से लेकर 1813 रहा, और इसे कहा गया वाणिज्यिक उपनिवेशवाद। इसे क्या कहा गया? वाणिज्यिक उपनिवेशवाद। इस दौर में क्या था? आर्थिक डकैती हुई। वाणिज्यिक उपनिवेशवाद एक तरीके से क्या था? आर्थिक डकैती का काल था। आर्थिक डकैती कुछ इतिहासकार जो हैं यही शब्द इस्तेमाल करते हैं। और आर्थिक डकैती कैसे? जैसे आर्थिक डकैती, जैसे एक प्रसंग मैं आपके सामने रखता हूं। 1757 में बैटल ऑफ पलासी, 1764 में चौसा या बक्सर, ठीक है। उसके बाद प्रयागराज में एक समझौता होता है। प्रयागराज में क्या होता है? समझौता होता है अंग्रेजों और किसके बीच? नवाब और मुगलों की मौजूदगी में होता है, ठीक है। और उस समझौते के तहत अंग्रेज जो है ना एक पार्टिकुलर अमाउंट मुगलों को देते हैं और पूरे बंगाल प्रक्षेत्र का टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार मिल जाता है ना। आप लास्ट मॉडर्न हिस्ट्री क्लास याद कीजिए, 12,000 रुपए दिया और बंगाल के 3 जगहों पे सूतानाती, कालीकाता और दुर्गापुर, इन तीनों जगहों को अपने अधिकार में ले लेता है ना। और फिर क्या करता है? अब 12,000 उसने लगाया। अब वो सोचता है यहां से हम 1,00,000 रुपया वापस करें। समझ में आ रहा है? अब यहां से जो उन लोगों का जो काम होता है ना, वो किसी भी तरीके से पैसा कमा रहा है। अंग्रेज के दिमाग में कभी नहीं था कि भारत को वो एक ऐसे वेन्यू के रूप में लें जिसको वो डेवलप करना चाहते हैं। वो यहां रहने के लिहाज से कभी नहीं थे। वो यहां का उपयोग अपनी संपन्नता को बरकरार रखने के लिए थे। एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं, अभी वो पॉइंट्स में लिखाऊंगा, उन्होंने कहा कि भारत की गंगा और तमाम नदियां हैं, उनकी पानी को सोख कर अंग्रेजों ने टेम्स नदी में डाल दिया। टेम्स लंदन उसी के किनारे बसा हुआ है ना। तो वो कहना चाह रहे थे कि क्या था, यहाँ की सारी संसाधनों का उपयोग उन्होंने अपने हित में किया। तो पहला जो दौर था 1757 से लेकर 1813, उसे आर्थिक डकैती की संज्ञा दी गई थी। दूसरा जो है 1813 से 1857, 1813 से 57 को औद्योगिक उपनिवेशवाद कहा जाता है। और औद्योगिक उपनिवेशवाद का मतलब यह हुआ कि इंडस्ट्रियल कॉलोनाइजेशन, यानी कि वहां के जो इंडस्ट्री थे वो यहां की आंच पर जलते थे, यहां से उन्हें सारी चीजें मिलती थी। और भारत को उन्होंने क्या बना रखा था? वो सारी चीजों को सप्लाई करने का हब बना रखा था 1857 तक, ठीक है। 1857 से लेकर 1947 तक कहा जाता है कि यह संस्थागत उपनिवेशवाद था। संस्थागत का मतलब कुछ ऐसे अथोराइज्ड बॉडीज बनाए गए जिसके माध्यम से, कुछ रूल्स और नॉर्म्स बनाए गए जिसके माध्यम से भारतीयों को मजबूर किया गया। जैसे रूल्स बना दिया गया कि भारतीय व्यक्ति जो है वो यहाँ पे टैक्स कलेक्टर नहीं बनेगा। बड़ी प्रयास करने के बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी आईएएस बन गए, आईएएस पास कर गए, आईएएस बनने नहीं दिया जा रहा है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी बड़ी ढीठ निकले, लंदन पहुंच गए, महारानी तक केस को ले गए और वहां पे बोला चलो ये काफी टैलेंटेड है, इसको दो। और जब मिल गया तो बोले नहीं, अब नहीं काम करना है। सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे लोग ऐसे रहे जो उनके ऊपर ये तमाचा लगाते रहे। भारतीयों को उन्होंने एक सीमित दायरा ही दिया था। और 1857 के प्रकरण के बाद तो और ज्यादा, जज नहीं बनने दिया जाएगा। भगत सिंह, जिस समय भगत सिंह के बारे में निर्णय लिया जा रहा था कि इन्हें फांसी दिया जाएगा, तो उस समय भगत सिंह की तरफ से कोई पैरवीकार नहीं था। सोच लो वो कैसा पक्ष था, वो कैसी अदालत थी। जिसके खिलाफ कुछ कहा जा रहा है उसके पक्ष को रखने वाला कोई नहीं था, क्योंकि फिक्स था यही होना है, यही निर्णय दिया जाएगा, है ना। तो ये सारे मामले जो थे ना, ये इस दौरान हुए थे, जिसे संस्थागत लूट की संज्ञा दी गई थी। क्या क्या कहा गया था? संस्थागत, यानी कि कहा गया था कि यही नियम है और नियम बनाने वाले वही थे। ये संस्थागत लूट था। ये थे आर्थिक विकास को लेकर। आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया उस पर आधारित वैसे पॉइंट्स
जो पीछे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, एक्सक्लूसिव कुछ टाइमलाइन और कुछ नाम मैं चाहता हूं आप लोग नोट कर लीजिए। हेडिंग यही है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व, और उस पे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहला पॉइंट, भारत में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 ईस्वी में 1867-68 ईस्वी में लगाया था, 1867-68 ईस्वी में लगाया था, जो 20 रुपए प्रति वर्ष था, 20 रुपए प्रति वर्ष था, जो 20 रुपए प्रति वर्ष था। ये पॉइंट प्रीवियस पेपर से बना है, 2000 के यूपीएससी के प्रीलिम्स का सवाल है, 2000 के यूपीएससी का ये प्रीलिम्स का सवाल है। ठीक है, आज के डिस्कशन से ये बनता है ना। अगला सवाल, भारत में प्रति व्यक्ति आय 1901 में 30 रुपए था, 30 रुपए था। यह अनुमान, भारत में प्रति व्यक्ति आय 1901 में 30 रुपए था, यह अनुमान कर्जन ने लगाया था। यही कर्जन जो बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेवार था। डॉक्टर वी के आर वी राव, अगला पॉइंट, सब पॉइंट वाइज लिखना है ना, और इसको रिवीजन कर लीजिए। इतने कंसेप्ट के बाद क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा। डॉक्टर वी के आर वी राव ने 1931-32 में, डॉक्टर वी के आर वी राव ने 1931-32 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 62 रुपए प्रति वर्ष बताई थी, 62 रुपए प्रति वर्ष बताई थी। ठीक है, अगला पॉइंट, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर 1944 से 46 के लिए, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर 1944-46 के लिए, 1944-46 के लिए भारत की राष्ट्रीय आय 4,931 करोड़ रुपए थी, 4,931 करोड़ रुपए थी, तथा 4,931 करोड़ रुपए थी, तथा प्रति व्यक्ति आय 204 रुपए थी, तथा प्रति व्यक्ति आय 204 रुपए थी। ठीक है, अगला पॉइंट, 1765 से 72 के दौरान, 1765 से 72 के दौरान बंगाल के द्वैध शासन को के एम पनिकर, बंगाल के द्वैध शासन को के एम पनिकर ने डाकू राज्य की संज्ञा दी थी।
के.एम. पनिकर ने डाकू राज्य की संज्ञा दी थी। 2014 यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का सवाल है ये। डाकू राज्य की संज्ञा दी थी 2014 का। थोड़ा लैंग्वेज देख लेना बाबू। के.एम. पनिकर ने इसे डाकू राज्य की संज्ञा दी थी। अगला पॉइंट, ये जो मैंने अभी टेम्स नदी वाला उदाहरण दिया ना, ये यूपीएससी आईएएस के प्रीलिम्स 1994 में पूछा गया था और ये स्टेटमेंट देने वाले थे जॉन सुल्विन। नाम लिख लीजिए, जॉन सुल्विन। जॉन सुल्विन नाम लिखिए। और वो मैंने स्टेटमेंट जो बताया था कि गंगा नदी के पानी को टेम्स नदी में डाला गया, ये जो, हाँ वो जॉन सुल्विन, वो पूरा स्टेटमेंट लिखा दें क्या? थोड़ा लंबा है, लिखिए। अच्छा लिख लीजिए, लिखिएगा। अंग्रेजों की प्रणाली एक ऐसे स्पंज के रूप में काम कर रही थी। अंग्रेजों की प्रणाली एक ऐसे स्पंज के रूप में काम कर रही थी जो गंगा के जल को गंगा के जल को सोख कर गंगा के जल को टेम्स नदी में डाल रही थी। टेम्स नदी में डाल रही थी, जो टेम्स नदी में सोख कर टेम्स नदी में डाल रही थी। यह कथन जॉन सुल्विन का है। डैश दे के लिख लीजिए, जॉन सुल्विन। 1994 यूपीएससी पीटी का सवाल है ये। अगला, जॉन सुल्विन। जॉन सुल्विन, ठीक है। अगला लिखिएगा, उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था को सही दिशा देने का प्रयास मार्टिन बर्ड ने किया था। सही दिशा देने का प्रयास मार्टिन बर्ड ने किया था। सही दिशा देने का प्रयास मार्टिन बर्ड ने किया था। सही दिशा देने का प्रयास मार्टिन बर्ड ने किया था। ठीक है, चलिए अभी बाकी है, लिखिए। Poverty and un-British rule in India. Poverty and un-British rule in India के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। Poverty and un-British rule in India के लेखक दादा भाई नौरोजी थे, जिसमें उन्होंने ड्रेन थ्योरी ऑफ इंडियन वेल्थ दिया था। ड्रेन थ्योरी ऑफ इंडियन वेल्थ दिया था। ड्रेन थ्योरी ऑफ इंडियन वेल्थ दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बाबू? पॉइंट्स है इसमें, है ना? चलिए, ड्रेन थ्योरी ऑफ इंडियन वेल्थ। चलिए अगला भारत के बंटवारे और इसकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव।
इसकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पर आधारित पुस्तक इंडिया डिवाइडेड, आधारित पुस्तक इंडिया डिवाइडेड के लेखक बताइए कौन? हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक थोड़ा सा एक सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके पहले यानी कि राष्ट्रपति के पहले अंतरिम गवर्नमेंट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा प्रोफाइल दिया गया था? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दिया गया था। चलिए, इसके अलावा उनकी पहचान एक और है, संविधान सभा के वो अध्यक्ष थे, 11 दिसंबर 1946 को बने थे। अब थोड़ी सी एक और इसके पीछे जाते हैं, वो कानून के जानकार थे, जाने माने वकील थे। 1916 में पटना हाई कोर्ट के बनने के बाद वो शुरुआती वकीलों में से एक थे। थोड़ा सा और ऐड ऑन कर लेते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने पहले अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन किया था और उसके बाद कानून की पढ़ाई की थी। क्लियर है? कुछ ऐसा ही प्रोफाइल जो था वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का भी था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी अर्थशास्त्र पढ़े थे और बाद में कानून की पढ़ाई की थी, है ना। तो उनकी जो लिखी हुई बातें थी वो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर को भी रिफ्लेक्ट करता था। क्लियर है? चीज़ों को जोड़िए, इनरिच कीजिए नॉलेज। चलिए अगला, द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक, द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक B.H. बेडन पावेल थे। B.H. बेडन पावेल थे। ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया था। द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक B.H. बेडन पावेल, B.H. बेडन पावेल, B.H. बेडन पावेल। यूपीएससी के प्रीलिम्स का ये सवाल है, ठीक है। अगला पॉइंट, अंग्रेजों के लिए दादा भाई नौरोजी ने, अंग्रेजों के लिए दादा भाई नौरोजी ने एविल्स ऑफ ऑल एविल्स, एविल्स ऑफ ऑल एविल्स, एविल्स ऑफ ऑल एविल्स शब्द का प्रयोग किया था। एविल्स ऑफ ऑल एविल्स शब्द का प्रयोग किया था, है ना। चलिए अगला पॉइंट, विश्व में सबसे पहली औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। विश्व में सबसे पहली औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। विश्व में सबसे पहली औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। अगला पॉइंट, 1854 ईस्वी में मुंबई में, 1854 ईस्वी में मुंबई में C.N. ढेबर, C.N. ढेबर ने सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, C.N. ढेबर ने सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की। अगला सवाल, 16 अप्रैल 1853, बताइए ये टाइमलाइन। प्रथम रेल सेवा मुंबई से थाने के बीच में, 16 अप्रैल 1853 प्रथम रेल सेवा मुंबई थाने के बीच डलहौजी के समय में, ठीक है। ठीक है बाबू। अगला पॉइंट, 1800
1854 ईस्वी में 1854 ईस्वी में PWD की स्थापना हुई। PWD जो सार्वजनिक उद्यम जो होते हैं ना, सार्वजनिक चीजों को बनाने की जिम्मेवारी लेता है ना, PWD, इसकी स्थापना हुई। यानी पहली दफा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट बनवाएगा ऐसा सोचा गया। अगला सवाल, अगला पॉइंट, भारत में डाक एवं तार की शुरुआत 1848 से 56 के बीच हुई। 1848 से 56 के बीच हुई। 1850 से 56, हाँ 1850-56 के बीच हुई। चलिए अगला पॉइंट बीपीएससी ने पूछा है, 1921 भारत की जनसंख्या का विभाजक वर्ष कहलाया। 1921 भारत का विभाजक वर्ष कहलाया। भारत का विभाजक वर्ष कहलाया। भारत का विभाजक वर्ष कहलाया। चलिए अब क्लास को थोड़ा सा समअप कर देते हैं। आज हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ा वो आज़ादी के पहले भारत की आर्थिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से थी, कृषि को लेकर, उद्योग को लेकर, जनसंख्या को लेकर, व्यापार को लेकर या आर्थिक विकास को लेकर, इसमें अंग्रेजों ने किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। 1757 से लेकर 1857 के बीच में 1947 तक वास्तव में क्या क्या विकास हुए, इसके बारे में हमने जाना। साथ ही ये भी जाना कि इस पॉइंट्स पर कितने सारे सवाल बनते हैं और अब तक की हुए परीक्षाओं में कहाँ कहाँ से सवाल पूछे गए हैं। आज के क्लास में मैंने यही देखा। कल हम लोग भारत का 1947 के बाद की शुरुआत करेंगे, तो आप यह समझिए कि भारत के आर्थिक लक्षण के बारे में जानना शुरू करेंगे, जिसमें आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में, और भारत के राष्ट्रीय आय जीडीपी या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस तरीके से तैयार किए जाते हैं, ये पॉइंट तक हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों के पास भारतीय अर्थव्यवस्था एक्स्ट्रा इशू है ना, जिसमें 2024-25 के आंकड़े दिए हुए हैं एचडीआई को लेकर, मैं यहाँ पर पृष्ठभूमि बताऊंगा, मैं डाटा नहीं लिखाऊंगा, आपको मैं वहाँ से रेफरेंस दे दूंगा कि यह डाटा आप लोग को देख लेना चाहिए, ठीक है। और फिर कल जिस तरीके से आज मैंने कुछ 10, 15, 20 सवाल के बारे में चर्चा किया, कल क्लास जो टॉपिक्स बताया जाएगा उस पर आधारित क्या क्या सवाल बनते हैं वो आपके सामने रखा जाएगा। आज के क्लास में इकोनॉमिक्स का यहीं रोकता हूँ।